हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये क्वेश्चन पेपर है 2018 का, जिन्हें हम सॉल्व करेंगे आज। और जो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे कि आपका एग्ज़ाम का जो पेपर है, नेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हो सोशियोलॉजी से, तो प्रीवियस ईयर के पेपर देखने से हमें ये हेल्प हो जाती है कि पेपर किस तरीके से आता है, किस तरीके से बनता है। अब तो जब से NTA नेट जो NTA ने एग्ज़ाम नेट का करवाने लगे हैं, तब से ये एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है वो चेंज हो गया है। तो किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं मैं सीरीज़ वाइज लेके आऊँगी। 18 का ये है, फिर 19 का भी लेके आऊँगी, दोनों ईयर का। दोनों मतलब 1 ईयर में 2 टाइम होते हैं ना, तो दोनों का, सोशियोलॉजी का। और इसी तरीके से हम पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो किस तरीके से आता है, तो पहला क्वेश्चन जो हमारा है मैच करना है। स्टॉक ऑफ नॉलेज बुक दी हुई है एक तरफ, और दूसरी तरफ थिंकर है, ऑथर। स्टॉक ऑफ नॉलेज एट हैंड। दूसरा है सेल्फ एज अ प्रोडक्ट ऑफ ड्रामेटिक इंटरेक्शन अकॉर्डिंग अकाउंटिंग सोशल कंट्रैक्शन ऑफ रियलिटी। गॉरफिंकल, सुल्ज, बर्जन एंड लुकमैन, गॉफमैन। तो बताइए इसमें मैच करना है हमें। चलिए मैच करते हैं। तो पहला जो है स्टॉक ऑफ नॉलेज, ये बुक है सुल्ज की। सेल्फ एज अ प्रेजेंट ऑफ ड्रामेटिक इंट्रैक्शन की बात कौन करता है? इंट्रैक्शन की बात करते हैं गॉफमैन जी। और अकाउंटिंग की बात किसने की है? ये बुक किसने की है? ये गारफिंकल की है। और सोशल कंट्रैक्शन ऑफ रियलिटी, पीछे ब्रदर लकमैन। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। तो आप इससे सीक्वेंस भी आता है, तो उसे भी याद रखिए। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले संदर्भ समूह की अवधारणा प्रस्तुत की थी? तो क्वेश्चन के आंसर क्या है? आर.के. मर्टन ऑप्शन है, सेरिफ हैं, स्टॉफलर हैं, हाइमैन है। तो आंसर जो होगा हमारा H.H. हाइमैन। H.H. हाइमैन ने ये कॉन्सेप्ट दिया था संदर्भ समूह की अवधारणा का। नेक्स्ट है, उसके बाद हमारे जो मर्टन जी हैं, इन्होंने इस पर बात की है संदर्भ समूह के बारे में। पहले तो इन्होंने दिया है H.H. हाइमैन ने, ये बात आपको याद रखनी है। योजना आयोग के द्वारा क्रमशः ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए निर्धनता रेखा की जो आय निर्धारित की है वो कितनी है? तो कितनी है? 26 रुपये और 32 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन यह कहता है कि समाजशास्त्र को आदर्श निरूपणों, भौतिक सामाजिक संगठनों और उनके घटक क्रियाओं में अंतर पर ध्यान देता है? वेबर हैं, दुर्खीम हैं, पार्सन्स हैं या कार्ल मार्क्स हैं? बताइए। थोड़ा ब्रर तो बताइए आंसर क्या होगा? ऑप्शन है, तो इसका जो आंसर होगा हमारा वेबर जी होंगे, मैक्स वेबर ने ये जो कॉन्सेप्ट दिया है समाजशास्त्र को आदर्श प्रारूप की बात की है इन्होंने। और सत्ता के बारे में बात की है, सत्ता के विषय में इन्होंने टॉपिक बात की है। और इन्होंने नौकरशाही की अवधारणा दी है इन्होंने धर्म का जो समाजशास्त्र उसके बारे में बताया है। पूंजीवाद के बारे में बात की है इन्होंने। और इनकी बुक्स भी हैं, द सिटी इन्होंने बुक लिख रखी है। चलिए नीचे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 5 नंबर है, निम्नलिखित में से किसने अमूर्त और सामान्यीकृत अवधारणा को समुच्चय से सामाजिक व्यवस्था का वर्णन करने के लिए समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य का प्रतिपादन किया? तो सामान्यीकृत अवधारणा के समुच्चय से सामाजिक व्यवस्था का वर्णन करने के लिए, समुच्चय से सामान्यीकृत अवधारणा के समुच्चय से सामाजिक व्यवस्था का वर्णन करने के लिए समाज शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य का प्रतिपादन किया। समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य तो कौन है ये? लिंटन है, दुर्खीम है, मर्टन है, पार्सन्स है। बताइए आंसर क्या होगा? तो इसका जो आंसर होगा ये है हमारे टालकट पार्सन जी। इन्होंने जो अमूर्त और सामान्यीकृत अवधारणाओं के समुच्चय से सामाजिक व्यवस्था के बारे में बात कौन करता है? टालकट पार्सन जी करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, धार्मिक ग्रंथों
जैसे वेद उपनिषद से व्युत्पन्न तथ्यों पर आधारित अध्ययन निम्नलिखित परिप्रेक्ष्यों में से किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो किसका करता है? जो उपनिषद वगैरह होते हैं, वेद वगैरह होते हैं, किसमें पढ़े जाते हैं? ये जो परिप्रेक्ष्य दिए हुए हैं इसके आधार इन परिप्रेक्ष्यों में किसमें बुकों और उपनिषदों का प्रयोग किया जाता है? सभ्यतात्मक परिप्रेक्ष्य में या संरचनात्मक प्रकारात्मक परिप्रेक्ष्य में या भारत विद्या परिप्रेक्ष्य में या ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में? बताइए ऑप्शन के अकॉर्डिंग। दो में अभी कंफ्यूजन हो रहा होगा आपको, भारत विद्या परिप्रेक्ष्य में और ऐतिहासिक। तो इसका जो आंसर जो होगा वो हमारा है भारत विद्या परिप्रेक्ष्य। भारत विद्या परिप्रेक्ष्य में हम वेद उपनिषद से व्युत्पन्न तथ्यों पर आधारित अध्ययन का परिप्रेक्ष्य जो अध्ययन करते हैं वो आता है भारतीय विद्या परिप्रेक्ष्य में, जिसमें हमारे थिंकर रहे हैं राधा कमल मुखर्जी, जी.एस. खूरियर, ल्यूडोमा, इरावती कर्वे। ये सभी भारत विद्या परिप्रेक्ष्य से संबंधित हैं। और ये जो परिप्रेक्ष्य है ये हमारा इंडिया का परिप्रेक्ष्य है, भारत में इस परिप्रेक्ष्य के माध्यम से स्टडी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भूमिका द्वंद्व एक ऐसी स्थिति है जिसमें एक व्यक्ति जो किसी विशेष परिस्थिति में होता है या सामना करता है। ये मर्टन द्वारा कॉन्सेप्ट दिया गया है भूमिका परिस्थिति का। तो बताइए इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है, भूमिका साझेदारी की मांग विभिन्न मांगों का, या भूमिका साझेदारी की विभिन्न प्रत्याशाओं का, या भूमिका साझेदारी की सदृश मांगों का, भूमिका साझेदारी की सदृश प्रत्याशाओं का। दो ऑप्शन दोनों में है। तो देखिए बताइए ऑप्शन। तो ऐसे देखते हैं, भूमिका द्वंद्व एक ऐसी स्थिति है जिसमें एक व्यक्ति जो किसी विशेष परिस्थिति में होता है। भूमिका द्वंद्व का मतलब लड़ाई या परेशान स्थिति में है, जिसमें व्यक्ति जो किसी विशेष परिस्थिति में होता है, सामना करता है। जब वो द्वंद्व में होता है उसे दूसरी भी स्थिति को फॉलो करना है, और वो अपनी स्थिति में अपने जिस भूमिका को निभा रहा है उसमें भी उसे परेशानी है, और उसी समय दूसरी भूमिका को भी निभाना होता है। तो वो किस परिस्थिति का सामना करता है? भूमिका साझेदारी का, विभिन्न प्रत्याशाओं का, या विभिन्न मांगों का? बताइए। जो आंसर हमारा होगा वो है हमारा ए और बी, भूमिका साझेदारी की विभिन्न मांगों का और भूमिका साझेदारी की विभिन्न प्रत्याशाओं का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर, विसामान्य को किसने इस प्रकार परिभाषित किया है कि एक अथवा अधिक सावयवीकर्ता की ओर से ऐसी प्रवृत्ति जिसमें वह इस प्रकार व्यवहार करता है कि अंतःक्रिया प्रक्रम का संतुलन बिगड़ जाता है। ये किसने कहा है? अंतःक्रिया प्रक्रम का संतुलन बिगड़ जाता है। मांगों की बात कौन करता है भूमिका की? आर.के. मर्टन है, पार्सन्स हैं, कूले हैं, मीड हैं? बताइए इसका आंसर क्या होगा। ध्यान से फिर से पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। एक अथवा विसामान्य को किसने इस प्रकार परिभाषित किया है कि एक अथवा अधिक सावयवी कर्ता की ओर से ऐसी प्रवृत्ति जिसमें वह इस प्रकार व्यवहार करता है कि अंतःक्रिया प्रक्रमों का संतुलन बिगड़ जाता है। ये किसका कॉन्सेप्ट है? वो है ए, मर्टन ने कॉन्सेप्ट वगैरह दिए हुए हैं। तो मर्टन का जो कॉन्सेप्ट है उन्होंने सिद्धांत दिया था, मध्य सीमा का जो अभिसीमा का जो सिद्धांत था इन्होंने दिया है। विसंगति की बात यही करते हैं इनोमी जो है, और दुर्खिम ने भी उस पर बात की है। पहले दुर्खिम ने की है, फिर हमारे जो मर्टन जी हैं इन्होंने एनेमी के बारे में बात की है, विसंगति के बारे में बताइए, और ये प्रकारवादी हैं। और संदर्भ समूह की अवधारणा भी इन्होंने दी थी, H.H. आर्यमैन ने दी है, फिर उन्होंने उसे व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया है। तो ये भी आपको याद रखना है इनके साथ। आंसर हमारा जो है वो है मर्टन। नेक्स्ट देखते हैं, अल्थूजर ने मार्क्स के लेखनों को 4 कालों में विभाजित करके क्या प्राप्त किया है? क्या प्राप्त किया है अल्थूजर ने? मार्क्सवादी विचारों को रेखांकित करना, मार्क्सवाद का सरलीकरण किया, या मानववादी मार्क्सवाद को अस्वीकार करना, या मार्क्स की आलोचना करना? ऑप्शन क्या राइट है? अल्थूजर, सी आंसर हमारा राइट है। अल्थूजर जो है नौ मार्क्सवादी हैं। इन्होंने जो मार्क्स की बुक थी दास कैपिटल उसको पढ़ा
और उन्होंने उसका अध्ययन किया और फिर उन्होंने मार्क्स पे एक बुक लिखी थी और रीडिंग कैपिटल इन्हीं की बुक है, तो ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फूको से रिलेटेड है। फूको निम्नलिखित कथनों में से किसका समर्थन नहीं करते हैं? सत्ता व्यापक है, सत्ता शासन व्यवस्था में अभिव्यक्त है, सत्ता विशुद्ध रूप से दमनकारी है, या सत्ता विसरित है? तो बताइए ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या आंसर होगा। तो ऑप्शन के जो अकॉर्डिंग आंसर होगा हमारा, सत्ता विशुद्ध रूप से दमनकारी है। ये हमारे जो थिंकर है फूको, जिन्होंने पागलपन के बारे में बात की है, ये हमारे पोस्ट मॉडर्न थिंकर हैं। इनकी जो बुक्स है मैडनेस एंड सिविलाइजेशन है, बर्थ ऑफ क्लिनिक है, डिसिप्लिन एंड पनिशमेंट है। इनका क्वेश्चन भी जो आया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, तो इनके जो बुक हैं, बुक दे दी गई थी, सीक्वेंस में लगानी थी कि पहली बुक इनकी कौन सी थी, सेकंड बुक। तो इस तरीके से क्वेश्चन अब बनते हैं, तो आपको बुक्स से रिलेटेड भी बुक्स भी याद रखनी है, प्लस बुक कौन सी पहले लिखी गई उसके सीक्वेंस भी याद रखने हैं। तो इस तरीके से आपको प्रिपरेशन करते रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वैन गेनेप का जो उन्होंने अवधारणा दी थी वो विख्यात है, कौन सी है? विवाह संस्कार, मृत्यु संस्कार, जीवन यात्रा संस्कार, या जन्म संस्कार? तो इसमें ठीक तो लग रखा है, हमारा जो जीवन यात्रा संस्कार है, ये बुक इनकी है, वैन गेनेप की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यह किसका कथन है कि समाज सावय के समान है? सावय के समान, आई होप सबको पता होगा क्वेश्चन का आंसर। तो डार्विन है इसमें, मॉर्गन है, स्पेंसर है, एक ऑप्शन कट हो गया है। तो बताइए इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या है। तो सावय के बारे में तो ऑफकोर्स सबको पता है, स्पेंसर जी ने शरीर के समान समाज के बारे में उन्होंने बात की है। जो समाज के बारे में उन्होंने व्यवस्थित अध्ययन किया, जो व्यवस्था के बारे में बताया कि समाज की व्यवस्था किस तरीके से स्थापित हो रखी है, तो स्पेंसर जी ने उसे एक शरीर के समान, जिस तरीके से शरीर बना होता है उसमें पार्ट होते हैं, हाथ पैर और जितने भी पार्ट होते हैं जुड़कर शरीर को हम व्यवस्थित ढंग से चलाते हैं या चलता है, उसी तरीके से जो शरीर, ये जो समाज है, इसमें संस्थाएं हैं, समूह है, समितियां हैं, और जो कार्य प्रणालियां हैं, धर्म, ये सभी चीज़ें इंक्लूड होके इस व्यवस्था को संचालित करती हैं, उसे बना के रखती हैं। ऐसा स्पेंसर जी ने अपनी जो कॉन्सेप्ट दिया उसमें बताया है सामाजिक व्यवस्था का। आगे नेक्स्ट देखते हैं, हमारा जो टी.एस. मदान जी का है कि अनुसार धार्मिक जो धर्मनिरपेक्षता का कौन सा आयाम सही नहीं है? ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन है 4। तो देखिए पहला ऑप्शन है, राज्य के द्वारा कुछ सदस्यों के साथ पक्षपात पूर्ण व्यवहार, वस्तुनिष्ठ विवेकशीलता के भाव के साथ धार्मिक मान्यताओं को देखना, या सभी लोगों के लिए उनके समुदाय के निरपेक्ष न्यायपूर्ण जीवन स्तर सुनिश्चित करना, या धर्म से राज्य को पृथक करना। जो मदान जी थे, टी.एस. मदान, तो इन्होंने जो धर्मनिरपेक्षता का कौन सा आयाम सही नहीं है उनका, ऑप्शन दिए हुए बताइए, उसमें से बाकी सही हैं 3 और 1 गलत है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं, बताइए। उसका जो आंसर होगा राइट वो है ए, राज्यों के द्वारा कुछ समूहों के साथ, समुदायों के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार। नेक्स्ट, जब दूसरे व्यक्तियों की संस्कृति की निंदा और करने की अपेक्षा सांस्कृतिक मतभेदों के प्रति आदर रखते हैं तो इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? सांस्कृतिक विविधता, सांस्कृतिक सापेक्षवाद, नृजाति केंद्रिता, या सांस्कृतिक सार्वभौमिकता? बताइए। और ये जितने भी ये कॉन्सेप्ट हैं, सांस्कृतिक विविधता मतलब होता है अलग अलग संस्कृति, और सापेक्ष मतलब सभी को एक समान लेके चलना, नृजाति केंद्रिता खुद को केंद्र में रखना, बाकी चीज़ों को अलग रखना, और नीचे है सार्वभौमिक, सभी को समान मानना। ये मैंने शॉर्ट में बता दिया, ब्रीफली मैं अगली वीडियो में से पूरा डिटेल में बताऊंगी। सांस्कृतिक विविधता का मतलब ये होता है अलग अलग संस्कृति होना, अलग अलग, ठीक है। और सांस्कृतिक सापेक्ष मतलब हर संस्कृति को समान देखना, समान, इक्वल, और अपने आप को केंद्र में रखना, एक संस्कृति को केंद्र में रखना, बाकी उसके आसपास कुछ नहीं, मतलब एक को केंद्र में रखना। और संस्कृति सार्वभौमिकता का मतलब होता है सभी संस्कृति सार्वभौम है, सभी को एक सार्वभौमिक मानना, सभी को
मुख्य मानना, सबको प्रमुख मानना, किसी के भेदभाव की भावना ना होना। तो बताइए इस ये जो क्वेश्चन दिया है, जब कोई दूसरे लोगों की संस्कृति की निंदा करने की अपेक्षा सांस्कृतिक मतभेदों के प्रति आदर रखा जाता तो उसे कौन सी संस्कृति आएगी बताइए। कॉन्सेप्ट में कौन सा आएगा हमारा, तो हमारे सापेक्षवाद आएगा, जिसमें सभी संस्कृति को समान माना जाता है, मतभेदों के प्रति आदर रखते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है, सापेक्ष। सापेक्ष लिखा हुआ है, अपेक्षा संस्कृति मतभेदों के प्रति आदर रखते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक जीवन को समझने के लिए सामाजिक क्रियाओं का 4 भागों में वर्णन किया है। तो वर्णन और विकसित किया है सामाजिक क्रिया की बात पता है, पार्सन्स ने भी की है, वेबर ने भी की है, ठीक है। तो इन दोनों में से होंगे क्रिया के बारे में। तो टालकर पार्सन्स ने 3 क्रियाएं बताई हैं, 3 प्रकार की, और वेबर ने 4 प्रकार की। और यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा जो ऑप्शन निम्नलिखित में से सामाजिक क्रिया को समझने के लिए सामाजिक क्रियाओं का 4 भागों में, तो 4 है तो वेबर जी हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। सुल्ज ने जीवन जगत की कतिपय विशेषता की दृष्टि से व्याख्या की है और यह गलत है, चिन्हित करें। ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से आपको चिन्हित करना है कि सुल्ज जी ने, अल्फ्रेड सुल्ज जो हैं, उन्होंने जीवन जगत की कतिपय की विशेषता बताई है, तो इसमें से ऑप्शन में से कौन सा नहीं है, गलत है। मतलब यह वहाँ विद्यमान रहता है, या अंतर विशिष्ट है, या साझा है और निजी है, या प्रतिदिन के जीवन का जगत है। बताइए ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या आंसर होगा हमारा। तो आंसर जो हमारा राइट है वो है यह वहाँ विद्यमान रहता है। नेक्स्ट, कथन दिए हुए हैं, भारत में इन दिनों ग्रामीण जो प्रवसन है अधिक हो रहा है। दूसरा है, तर्क है, गहन कृषि क्षेत्रों में कृषि के लिए स्थानीय श्रमिक उपलब्ध नहीं है। ए गलत परंतु आर सही है, ए सही परंतु आर गलत है, ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, ए आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। बताइए ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा आंसर होगा। भारत में इन दिनों ग्रामीण प्रवसन अधिक हो रहा है क्योंकि गहन कृषि क्षेत्रों में कृषि के लिए स्थानीय श्रमिक उपलब्ध नहीं है। बताइए, आंसर हमारा डी राइट है। 4th वाला इसलिए राइट है, देखिए क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में इन दिनों ग्रामीण जो प्रवसन है अधिक हो रहा है, प्रवसन मतलब जा रहे हैं, प्रवास हो रहा है, क्योंकि गहन कृषि क्षेत्रों में कृषि के लिए स्थानीय श्रमिक उपलब्ध नहीं है। अब सभी लोग गांव से जब प्रस्थान कर रहे हैं, अपने दूसरे जगह पे जा रहे हैं, तो वहाँ तो कमी हो गई लोगों की, तो उसी को कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा 19 नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी एक जनजाति अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में रहती है। सौरा, भील, जारवा, टोडा। तो इसमें ऑप्शन में जो हमारा आंसर है जारवा है। जारवा और शोम्पेन और सेंटलीज ये सभी हैं अंडमान निकोबार की जनजातियाँ, तो ये ऑप्शन में आ जाएगा, तो ये भी आप टिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन सीमा तक कोई आंकड़ा संग्रह मापी अथवा विधि सत्य होने की गुणवत्ता रखती है कहलाती है। अब कोई आंकड़ा है जिसमें सत्य की गुणवत्ता होती है, उसे क्या कहते हैं। विश्वसनीयता, वैधता, सहसंबंध, सहचर्य। बताइए, तो उसे कहते हैं वैधता। वैध हो गया, सत्य है तो वैध है। गुणवत्ता किसकी पाई जाती है, सत्य होने की। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने इस बात पर बल दिया है कि धार्मिक अनुष्ठानों का प्रकार समाज की नैतिक श्रेष्ठता की पुष्टि करना होता है। तो नैतिक अनुष्ठान, नैतिकता कौन बात करता है, मैक्स वेबर हैं, फ्रेजर हैं, टायलर हैं, दुर्खिम हैं। तो इसमें जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग धार्मिक अनुष्ठानों की बात जो करते हैं हमारे दुर्खिम जी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रियल फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहे जाते हैं दुर्खिम जी, इस बात को आपको याद रखिएगा, क्योंकि पीजीटी में जो लेवल है थोड़ा नीचे रहता है और एनटीए नेट का जो क्वेश्चन पेपर का जो क्वेश्चन का पैटर्न होता है थोड़ा हाई रहता है, वो अंडरस्टैंडिंग लेवल पे है
और जो पीजीटी का है वो बेसिक से रिलेट करते हैं, तो बेसिक भी याद रखिए बुक्स किसके नाम है, और कॉन्सेप्ट वगैरह डेफिनेशन वगैरह काफ़ी आती है पीजीटी में यदि प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें अलग रहता है। इसमें दुर्खिम जी के जो सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे इंटरनेट में, इसमें थोड़ा डीप से अंडरस्टैंडिंग लेवल के क्वेश्चन होते हैं और अब सीक्वेंस वाले पूछे जाते हैं ज़्यादा, तो आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी होगी। अलुंटा जनजाति का इन्होंने अध्ययन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभिकथन दिए हुए हैं, सभी प्रकार की गरीबी जिसमें भीषण गरीबी भी सम्मिलित है को दूर करना सबसे बड़ी वैश्विक चुनौती है। तर्क है, गरीबी दूर करना धारणीय विकास के लिए अपरिहार्य आवश्यकता है। ए सही है परंतु आर गलत है, गलत है परंतु आर सही है। ए गलत है परंतु आर सही है। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए और आर दोनों सही हैं परंतु ए आर की सही व्याख्या नहीं है। तो जो ऑप्शन हमारा है ए आर दोनों सही हैं तथा ए आर की सही व्याख्या है, क्योंकि फिर से पढ़ते हैं इसको। सभी प्रकार की गरीबी जिसमें भीषण गरीबी भी सम्मिलित है, अब गरीबी है तो भीषण गरीबी भी सम्मिलित है को दूर करना सबसे बड़ी वैश्विक चुनौती है, क्योंकि गरीबी दूर करना धारणीय विकास के लिए अपरिहार्य आवश्यकता है। अपरिहार्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति 100 की जनसंख्या में 60 वर्ष और उससे अधिक की उम्र वाली तथा 0 से 14 वर्ष की उम्र वाली जनसंख्या का अनुपात कहलाता है। क्या कहलाता है अनुपात? बताइए, ऑप्शन आता है जड़क सूचांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस वर्ष तक धारणीय विकास लक्ष्य प्राप्त किए जाने हैं? ऑप्शन दिए हुए हैं, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या आंसर होगा हमारा? 22 में, 30 में, 25 में या 28 में? बताइए। तो आंसर जो हमारा राइट है वो है 30 में, 2030 में, ठीक है। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद में वस्तुनिष्ठ सापेक्षवाद को प्रायः संदर्भ की वस्तुनिष्ठ वास्तविकता मानता है? ब्लूमर है, मीड है, सीमेल है, मीड है, ठीक है। GH मीड, M मीड, दो मीड हैं इसमें। तो ऑप्शन बताइए कौन सा राइट होगा। तो जो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद कौन है? ब्लूमर जी हैं इसके, तो ये आंसर हमारा राइट हो जाएगा H ब्लूमर। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के ये जो थिंकर हैं। सिंबॉलिक इंटरेक्शनलिज्म पॉजिटिव एंड मेथड, ये इनकी बुक है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और ये प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के मतलब उत्पादक हैं। इन्होंने ही प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद जो कॉन्सेप्ट है, परिप्रेक्ष्य है, इसे दिया था। तो ये थे हमारे आज के 25 क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन लेके आऊँगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉच।